तो कैसी चाय है? शानदार साहब, अद्भुत, कड़क, बहुत ज़बरदस्त, आपके जैसी। तो दरअसल ये है कि हेमंत अत्री साहब, जिन्हें आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और कई जगह देखते होंगे, हरियाणा में रहते हैं, रोहतक में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देश दुनिया की राजनीति पर नज़र रखते हैं। तो आज ये दिल्ली आ रहे थे, हमने कहा हरियाणा पर चर्चा की जाए। तो होता क्या है कि मैं अपनी चाय खुद बनाता हूँ, क्योंकि मुझे कड़क चाय पसंद है, स्वभाव से भी थोड़ा कड़क। एक ही चाय बनाता हूँ, अभ्यास एक चाय का है। लेकिन आज ये आ रहे थे तो मैंने 2 कड़क चाय अभी बनाई, एक अपने लिए, इनके लिए। तो अच्छी है, शानदार हाँ, अद्भुत, शानदार है, अद्भुत। तो कड़क चाय पर हम राजनीति की चर्चा करेंगे। चाय पर चर्चा का कॉन्सेप्ट देश में लॉन्च हुआ था, पता ही। और हम हरियाणा की राजनीति पर इनसे बात करेंगे चाय पीते हुए। हरियाणा की 90 सीटों के लिए चुनाव है, आप जानते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की 2 लिस्ट आ चुकी है। बीजेपी की लिस्ट 67 सीटों की, कांग्रेस की लिस्ट 31 + 1 32 सीटों की। विनेश फोगाट इस बीच, जो मशहूर पहलवान चैंपियन, कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। विनेश फोगाट आज जुलाना गई थी, पहली दिन वहां जहां से उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कुछ खटपट की खबरें आ रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 5 सीटें चाह रही है, कांग्रेस 10 सीटें चाह रही है, कांग्रेस 5 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। फिर खटपट के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। इस बीच बीजेपी की 67 सीट आते ही लगभग 2 दर्जन सीटों पर उनके बागी, निर्दलीय, पूर्व मंत्री, मौजूदा मंत्री, वो सब ताल ठोक रहे हैं, जिसमें रणजीत सिंह चौटाला जैसे मंत्री भी हैं। और इन सब के बीच बीजेपी की मुसीबत, बागी उम्मीदवारों या निर्दलीय उम्मीदवारों से बीजेपी की मिलती चुनौती, बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, नायब सिंह सैनी से पहले जो मनोहर लाल खट्टर रहे, उनको लेकर जो बैगेज है, उसको लेकर हरियाणा में बीजेपी पर जबरदस्त दबाव, और इन सब के बीच टिकटों के बंटवारे में बहुत तरह के सियासी समीकरण। तो आज इनसे हम हेमंत अत्री साहब से आज की तारीख में मतलब आज 8 तारीख को, 8 सितंबर को, जब चुनाव 5 अक्टूबर को होने, आज की तारीख में हरियाणा की क्या तस्वीर दिखती है, कहां बीजेपी है, कहां कांग्रेस है। 10 साल से जो कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वो आज की तारीख में कहां दिख रही है, और जो बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में, वो आज की तारीख में कहां, इतने सर फिटोवल के बाद। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत विनेश फोगाट से। विनेश फोगाट, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में जो कुछ हुआ, कैसे सिल्वर हासिल किया, गोल्ड से पहले डिस्क्वालीफाई हुई, आप जानते हैं। लेकिन विनेश फोगाट 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुई। उन्हें जुलाना सीट से उम्मीदवार बना दिया गया, जो जिंद जिले की सीट है, जो विनेश फोगाट की ससुराल है, रहने वाली चरखी दादरी की। कहा जा रहा था 3 सीट में कोई सीट, लेकिन वो जुलाना, आज जुलाना गई विनेश फोगाट अपने काफिले के साथ। तस्वीरें स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, वो जुलाना की आज की तस्वीर है, कुछ घंटे पहले की, जब विनेश अपने काफिले के साथ वहां पहुंची है। छोटी सी सभा भी उनकी हुई है, हालांकि मुझे भी जाना था आज, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही है, जो देख रहे हैं, उन्होंने सभा के लोगों से मिलजुल रही हैं। विनेश फोगाट का जुलाना जाना, या जुलाना से विनेश फोगाट की उम्मीदवारी के साथ 90 सीटों में से जुलाना एक हॉट सीट हो गई हरियाणा की। वैसे हॉट सीट कई हैं, जिसमें उचाना भी है, जहाँ से दुष्यंत चौटाला चुनाव मैदान में, कहा जा रहा है उनके चाचा भी ताल ठोकने उनके सामने आ सकते हैं। हॉट सीट वैसे कहें तो हुडा की भी है, लेकिन हुडा की हॉट सीट इस नाते हो सकती है कि हुडा है, वरना वो तो जाइंट किलर जो आदमी देवीलाल को 3 बार हरा चुका है, तो हुडा है। लेकिन उचाना और जुलाना इसलिए कि जुलाना एक ऐसी सीट है जहां अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे जुलाना का, अगर पिछले 15 चुनावों का, 67 का, 1967 से, तो 67 से लेकर 2019 तक में 15 चुनाव हुए, जिसमें सिर्फ 3 चुनाव कांग्रेस जीती है। गौर कीजिएगा, सिर्फ 3 चुनाव जुलाना से कांग्रेस जीती है, 1967 से लेकर 2019 तक। और पिछले 15 साल से तो कोई चुनाव ही नहीं जीती है कांग्रेस। और आखिरी बार कांग्रेस जीती थी 2005 में, 2005 में शेर सिंह वहां से कांग्रेस के विधायक थे। उसके बाद परमिंदर सिंह ढुल विधायक थे 2009 और 14 में, जो अभी पहले वो लोकदल में थे और भी वो बीजेपी की, कांग्रेस की तरफ है। और अभी मौजूदा सीट अमरजीत सिंह ढांडा का है, जो जेजेपी के। तो एक तरह से जुलाना हॉट सीट विनेश की वजह से, लेकिन विनेश के लिए जुलाना में चुनौती। जहां कांग्रेस 15 साल से नहीं जीती, जहां कांग्रेस 15 चुनाव में सिर्फ 3 बार जीती, वहां विनेश फोगाट उतर गई। तो विनेश फोगाट के उतरने से जुलाना में कोई तस्वीर बदलेगी क्या? जुलाना सीट कांग्रेस अपने पाले में कर पाएगी क्या? ये सब भी पूछेंगे।
तस्वीरें जो आ रही स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि विनेश फोगाट के बारे में ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमेशा पहले आपत्तिजनक बयान दिए। उनके खिलाफ मुकदमे हैं, यौन उत्पीड़न के मामलों में चार्जशीटेड हैं, वो सब अपनी जगह आप जानते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज फिर कल और परसों 2 दिन में विनेश फोगाट के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक बेशर्म बयान दिए, कई तरह के आरोप लगाए उनके खेलने को लेकर, जिस वेट कैटेगरी में गई उसको लेकर, और एक तरह से विनेश फोगाट पर बहुत हमलावर ऐसा लगता है तयशुदा हो रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को खुला छोड़ दिया गया, जो मर्जी बोलो। हर चैनल पर उनके इंटरव्यू आ रहे हैं और इंटरव्यू बहुत तीखे हमले के साथ विनेश फोगाट पर हमलावर, वो शख्स जिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। तो विनेश फोगाट ने अपने ढंग से बहुत संजीदगी के साथ जुलाना में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोप का। पहले वो सुनिए विनेश ने क्या कहा, और उसके बाद विस्तार से जो सवाल मैंने बताया कि आज की तारीख में हरियाणा में क्या दिखता है, बीजेपी कहाँ, कांग्रेस कहाँ, और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और जेजेपी और लोकदल का, और विनेश का क्या। इसके बाद पहले सुनिए। ब्रजभूषण ने ये भी कहा है कि जो आपके साथ फाइनल में हुआ वो आपका आप गलत तरीके से क्वालिफाई ओलंपिक के लिए मोबाइल सही सबक मिला। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ब्रजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। ब्रजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में जिता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। मेडल का दुख तो उसी दिन कम हो गया था जब मैं एयरपोर्ट से आई थी। मेरे देशवासियों ने जो प्यार दिया था वो दर्द वो दुख कम हो गया। अभी तो इनका दुख कम करना है मेरे को, वो मेरे पे जिम्मेदार। तो विनेश फोगाट ने अपने अंदाज में ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना जवाब दे दिया है, लेकिन अब तय जनता को करना है। जनता को अगर लगता है कि विनेश फोगाट के पक्ष में वोट देकर उन्हें जिताना है, तय जनता करेगी, और उसके बाद सरकार किसकी बनेगी, उसमें क्या भूमिका। तो पहले हम जुलाना की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस ने एक तरह से बहुत टफ सीट दी है, अगर देखें तो वो सीट जहाँ सूखा है कांग्रेस से 15 सालों से। तो क्या लग रहा है अब जुलाना में? नहीं, बहुत देखिए, जो विनेश की जो अभी तक की छवि देखी ना पूरे देश ने कि वो फाइटर है और संघर्षों से निकल के आई है, वो उसने यहाँ भी दिखाया है। उसको अगर आपको ध्यान हो, जब हमने पहली बार बात की थी यहीं बैठ के, तो उसको 3 विकल्प दिए थे कांग्रेस पार्टी ने कि आप बाडड़ा भी लड़ सकती हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि उनकी जो बलाली गाँव है वो बाडड़ा में पड़ता है। दादरी लड़ सकती हैं, क्योंकि दादरी में फोगाटों के पूरी बहुत बड़ी वोट है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा फोगाट हुई है। और ये जो है ससुराल, जहाँ पर जुलाना में, यहाँ पे आप चुनाव लड़ सकती हैं। इंटरेस्टिंग देखिए, 2 चीज़ों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जैसे आपने 67 से आज तक का जिक्र किया कि कुल 3 ही बार जीती है, उसमें से भी 67 में एक बार, 2000 और 2005 में आईजी शेर सिंह साहब जीते थे। उसके बाद कांग्रेस का निरंतर सूखा है। अदरवाइज ये हमेशा से इनेलो की सीट रही है या फिर जेजेपी की सीट रही है। तो इस बार जो इन्होंने ये भी चुनौती ली है, कोई छोटी चुनौती नहीं है अजीत जी, कि देखिए वो बड़े आसानी से स्मूथली दादरी चुनाव लड़ सकती थी, कंफर्टेबल भी होती, या फिर बाडड़ा से भी लड़ सकती थी रिलेटिवली, हालांकि बाडड़ा में शोरांश बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने राठी को जो पूरा वो है, उनके जो फादर इन लॉ साहब हैं या उनके जो पतिदेव हैं सोमवीर राठी, वो बेसिकली जुलाना से उन्होंने ऑप्ट किया, ससुराल ऑप्ट किया। और अगर आप इस कंस्टिट्यूंसी को देखेंगे, मेरी परसों पहले दिन भी जब आपसे बात हुई थी, कि इसमें जो राठी गोत्र के वोट है बहुत थोड़े हैं, उसके बावजूद भी शी टुक इट ऑन हरसेल्फ कि मैं यहाँ कांग्रेस का भी सूखा करूँगी, तय दूर करूँगी, और अपने लिए एक अपने अर्न करने की जो बात होती है कि देखिए जो जीतने वाली सीट है उस पर तो कोई भी लड़ लेगा, जीत जाएगा। तो उस सीट टुक ऑन हरसेल्फ कि मैं चुनौती लेती हूँ और कि मैं इस सीट से लड़ती हूँ चुनाव। मज़ेदार बात यह है कि जो उनके फादर इन लॉ साहब हैं, वो 20 साल से ये अपना गाँव छोड़ चुके हैं, जहाँ जुलाना में छोटा सा गाँव है उनका, खेड़ा, और वो रहते हैं आजकल खरखोदा में। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने आसान रास्ते की बजाय मुश्किल रास्ता चुना, खुद के लिए भी और पार्टी के लिए, उसके लिए भी, कि भाई अगर मैं किसी काम आ सकूं पार्टी के, एक सीट ऐड ऑन कर सकूं, क्योंकि जुलाना तो ये फॉरगॉन कंक्लूजन होता है, चाहे वो जेजेपी को चली गई लेकिन कांग्रेस को नहीं आई, उससे पहले 2 बार इनेलो के पास थी। तो ये बहुत ही एक संघर्ष वाली जो बात है, जो चैलेंज स्वीकार करने वाली बात है, वो उन्होंने ली है। अब भी मुझे लगता है कि देखिए वहाँ पर आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी, जो जुलाना सीट है, कांग्रेस के 88 प्रत्याशी थे वहाँ पर, दावेदार 88, फीस दिए 20,000 रुपये पर हेड। तो 20,000 रुपये जो फीस दी वो सीरियस कंटेंडर्स थे। अब उनको विनेश कैसे एक छतरी के नीचे लेके आती हैं और हुड्डा साहब कैसे लेके आते हैं, क्योंकि टिकट तो अल्टीमेटली उन्होंने ही दी है।
ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हल्का से फुल्का अंदर से कुछ हो गया, क्योंकि देखिए विनेश एक बार का फिनोमिनन नहीं है, शी इज़ गोइंग टू स्टे, और वो अभी 30 साल की है। तब तक कि जब सरकार बनेगी तो हो सकता है मंत्री बने, हो मंत्री- सकता है नहीं, ये बात हुई होगी, हो सकता है स्पोर्ट्स दे दिया जाए, एक फेस दिखा, हाँ, फेस के है, तौर पर हाँ। दिखा है। सरकार महिला फेस भी है, महिला सशक्तिकरण का भी एक वो है, अचीवर भी है, और एक सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, वो जो 88 लोग जो टिकटार्थी थे जिन्होंने फीस दे करके अपनी वो किया है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस की। अब जुलाना के अलावा हम जरा बाकी हरियाणा पर ओवरऑल बात करें अगर, तो हरियाणा में अब तक 90 सीटों के लिए बीजेपी की 67 सीटों की लिस्ट आ चुकी है। 67 सीटों की लिस्ट आते ही, जैसे ही लिस्ट आई बीजेपी की, वैसे ही बवाल शुरू हुआ। 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें, हो सकता है 20-22 सीटें हैं, बताएंगे अत्री साहब, 20-22 सीटों पर बागी, बगावत और निर्दलीय की कहानी आ रही है। बहुत सारे नाम आ चुके हैं जो ताल ठोक कर मैदान में उतरने को तैयार हैं। 12 तारीख तक नामांकन है, पता चलेगा 11-12 को कि बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के ही उम्मीदवार या पूर्व मंत्री या मौजूदा विधायक जिनका टिकट कटा, रंजीत सिंह चौटाला जैसे हैं जो मंत्री थे और उसके बाद तुरंत ताल ठोक के मैदान में उतरने को तैयार, कितने लोग बीजेपी के खिलाफ बीजेपी वाले उतर जाते हैं, ये हमें 12 तारीख को नामांकन वापसी के दिन पता चलेगा। और अभी बीजेपी की लिस्ट अभी 67 के बाद बाकी आनी बाकी है 23। उस 23 में आने के बाद और कितने 5-7 बागी होते हैं। कांग्रेस के पाले में अगर देखें तो कांग्रेस की 31 की लिस्ट पहली लिस्ट आई और एक लिस्ट बाद में जुड़ गई, एक नाम, तो 32 नाम कांग्रेस के आए। तो कांग्रेस के भी अभी बचे हैं बाकी 58 58 बचे हैं। कहा जा रहा आज देर रात तक बाकी लिस्ट आ जाएगी। उस 32 में से अभी तक कहीं से बगावत की ऐसा छिटपुट थोड़ा एक बहादुरगढ़ शायद आया, कहीं कोई खबर नहीं। गोहाना में है, बड़ौदा में। अच्छा चलिए, तो ये कहा गया कि ये पहली लिस्ट जानबूझकर इस तरह से बनाएगी कि इसमें बगावत वाली की गुंजाइश कम बचे, सेटल हो जाए। अब ये कहा जा रहा है कि जो 58 सीट हैं जिसमें एक लिस्ट आ जाएगी, शायद 20-30 जो भी आए, कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब और बीजेपी कांग्रेस के लोग मैनेज करने में लगे हैं कि जो बागी हैं, जो मुखालफत कर सकते हैं, जो निर्दलीय लड़ सकते हैं, बीजेपी इधर से टिकट नहीं मिलने पे कहीं वो जेजेपी में या INLD की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि दिलचस्प बात ये भी है, मैंने दुष्यंत चौटाला से कल बात की है, लंबा इंटरव्यू आप देख सकते हैं, मैंने 5-6 दिन पहले अभय चौटाला से बात की। ये दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की फाइनल लिस्ट का, कि जैसे ही फाइनल लिस्ट आए और उसके बाद जो बागी होंगे, उसमें जो मजबूत कैंडिडेट होंगे, जो मालमत्ता वाले लोग भी होंगे, जो खर्च कर सकते हैं, उनको टिकट वो दोनों पार्टियां दे सकती है। तो इस पर नज़र कांग्रेस की भी है कि हमारे लोग बागी न हो जाए, हमारी मुसीबत न बन जाए। कांग्रेस इसलिए डिलेइंग टैक्टिस है। तो कहा जा रहा है कि मैनेज करने की कोशिश पर्दे के पीछे हुड्डा साहब कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, तुमको हम टिकट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन तुमको और क्या क्या दे सकते हैं पैकेज डील में सरकार बनने पे। बहुत तरह के चेयरमैन होते हैं, बहुत तरह के कॉरपोरेशन निगम, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मलाईदार पद होते हैं, मंत्री नहीं रहते भी, राज्य मंत्री के दर्जा वाला बहुत सारा होता है। तो ये सेटिंग हो रही है। जब वो सेटिंग होगी तब दूसरी लिस्ट कांग्रेस की तीसरी आएगी। लेकिन क्या उस लिस्ट के आने के बाद फिर भी कोई बगावत होगी, हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो अब 2 लिस्टों की बात, अब अत्री साहब क्या लग रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट जब आएगी तो उसमें भी बगावत की उस तरह से खबर आएगी, आ सकती है, या निर्दलीय होने की, या कोई मजबूत दावेदार जो टिकट के थे वो INLD और जेजेपी की तरफ जाके कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकते हैं? ऐसी भी हो सकती है स्थिति। देखिए अजीत जी, जब भी कभी सरकार, 2 तरीके के चुनाव आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आपने चर्चा की, सत्ता में है 10 साल से और बड़ी मजबूती से फाइनेंशियली हर तरीके से कार्डर बेस्ड सो कार्ड चुनाव लड़ते हैं। वो पहली बार आप देख रहे हैं कि कितनी भयंकर किस्म का असंतोष, आप तूफान कह सकते हैं असंतोष का या बगावत का, और कितने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। कांग्रेस में रिलेटिवली देखिए, इन 32 सीटों में से भी 28 तो सिटिंग MLA है, लेकिन वहाँ भी सैकड़ों लोगों ने अप्लाई तो किया था, ये सच बात है, और वो टिकट तो चाहते थे। लेकिन बगावत हुई केवल 3 जगह पे, जैसे आपने कहा, गोहाना में, बड़ौदा में और बहादुरगढ़ में। और वो विद इन फैमिली है बहादुरगढ़ वाली, तो चाचा उस तरह का बवाल नहीं, उस तरह का वो नहीं है जो सीन क्रिएट होता है। जो बीजेपी में तो 4 लोग रोने लगे, 4 लोग ललका, 4 लोग नहीं, 20 लोग रोने लगे, पूर्व मंत्री रो रहे हैं। पूरे अखबार का फ्रंट पेज का अगर आप देखेंगे, 6 फोटो रोने का ही, तो 6 फोटो रोते हुए का था। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की टिप्पणियां की, उसमें वो एक अलग पक्ष है। इस पूरे से आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, इन्फ्लुएंस। आप बहुत सीजन्ड जर्नलिस्ट, आप चीजों को बिटवीन दी लाइंस पढ़ते हैं हमेशा। जो कांग्रेस पार्टी इतनी बगावत के लिए जानी जाती थी, वहाँ पर बगावत के वो सुर आपको अब तक दिखाई नहीं दिए। कारण समझना पड़ेगा।
कारण उसका बड़ा स्पष्ट है कि अगर आज बागी हो गए तो उनको ये दिख रहा है कि कल को सरकार आई तो तुम्हारा क्या होगा, तुम फेवर से बाहर हो जाओ, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा। तो वो अभी क्या है कि वो सारी अपनी डील कर रहे हैं कि मैं बैठ जाऊंगा। दे आर वेटिंग के हुडा साहब मनाएंगे या दीपेंद्र मनाएंगे या पार्टी की लीडरशिप से कोई फोन करेगा, शैलजा के लोग हैं तो वो रणदीप के हैं, शैलजा के, जिसका भी जो है, तो वो सारे उस तरह का एक सौदेबाजी के चक्कर में कि भाई आज कोई कमिटमेंट मिल जाए। टिकट तो चलो नहीं मिली, टिकट तो भाग्य का खेल है। अच्छा, टिकट में तो अजीत जी एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, आपको टिकट मिल गई, चुनाव हार के फिर क्या करोगे। यहाँ तो आपको चुनाव भी नहीं लड़ना पड़ा और एक डील मिल रही है, तो जो समझदार लोग हैं उस डील को मान भी लेंगे कि यार ठीक है, कुछ तो आ रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो जो चीज़ दिख रही है आपको लगातार ऑन द फेस ऑफ इट कि कांग्रेस की हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि बगावत की आंधी आएगी, वहाँ अभी तक आंधी नहीं आई है। उसका साधारण कारण जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस की कहीं उनको सरकार बनने के आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं विज़ बीजेपी। ये सच बात है। और बीजेपी जो अनुशासित पार्टी है वहाँ की हालत देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं। मंगल सेन के बाद हरियाणा में अगर कोई बीजेपी का चेहरा है तो रामविलास शर्मा है। 5 बार के एमएलए बीजेपी में बहुत थोड़े लोग हैं। 1991 में अध्यक्ष थे, 91 में, और 2014 में जब सरकार आई तब भी उनकी अध्यक्षता में पार्टी चुनाव में गई थी। परसों आपने उनकी हालत देखी, उन्होंने अपने घर पर उनको ये कहा गया, जो मुझे सूत्रों ने बताया, कि साहब आप इस बार रहने दीजिए, आप मार्गदर्शक मंडल की तरफ अग्रसर हैं, एज हो गई। और किसी की एज नहीं मानी, उनकी मानी, जबकि इंद्रजीत भी उसी एज के हैं, अनिल विज भी उसी एज ग्रुप के हैं, उनको सबको टिकट दे दी। और इनका क्या हुआ कि इनको कहा गया कि आपने अगर चुनाव लड़ाना है तो अपनी बेटी डॉक्टर आशा को महेंद्रगढ़ से नहीं, नारनौल से चुनाव लड़ा लीजिए। तो रामविलास शर्मा को अपने समर्थकों को अपने घर बुला करके टेंट लगाए, चेयर लगाए, आपने देखे होंगे विजुअल्स, और वो सीन क्रिएट करना पड़ा। तो जो भारतीय जनता, अगर आप तुलना करें ना, देखिए वैसे तो अडवाणी जी हैं, वो सारी बात है, जो दिल्ली में मोदी जी ने अडवाणी के साथ किया था, हरियाणा में उनका भी अडवाणी बनाया जा रहा है। और ये लगातार ये मैसेज डाउन द लाइन बीजेपी के वर्कर्स के अंदर गया। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। हाँ, चलिए, सावित्री जिंदल देखिए आप, रणजीत सिंह देखिए आप, और भी सावित्री जिंदल जिनके बेटे नवीन जिंदल अभी चुनाव के पहले कांग्रेस से बीजेपी में आकर सांसद बन गए। जी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके ध्यान में लाऊं, पेहवा में किसको टिकट दी है? अजय राणा को। उनकी वीडियो देखी आपने? उन्होंने कहा कि देश का आज तक का इतिहास का सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री अगर कोई हो तो नरेंद्र मोदी, उनको टिकट दे दी। अब बीजेपी भागी फिर रही है कि उनकी टिकट को कैसे बदला जाए। तो ये सब जो बीजेपी के खिलाफ जो इतने बागी हो गए, एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, तोशाम, पिरथला, महाम, सफीदों, गुड़गांव, बेरी, अटेली, चरखी दादरी, बरवाला, रतिया, रानिया, हिसार, इसराना, समालखा, मुलाना, थानेसर, पिहोवा, कोसली, सब जगह बीजेपी के बागी, बीजेपी से नाराज, जिनको टिकट नहीं मिला, वो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या एकदम मजबूत दावेदार, ये सब जगह कुछ लोगों ने इस्तीफा देकर उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ये लंबी लिस्ट है। क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत चुनाव आते आते बनेगी या कुछ मैनेज हो जाएगा? देखिए, कुछ मैनेज हो जाएंगे। हाँ। कुछ मैनेज हो जाएंगे। आप लगातार देख रहे हैं, कल कुरुक्षेत्र में डीडी घोष ने, शर्मा गौतम जो भी है वो, उन्होंने अपनी मीटिंग बुला रखी थी, उसको पोस्टपोन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तमाम चीज़ें, नायब सैनी मनोहर लाल और ये प्रभारी, ये सारे बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल मैक्सिमम कर लिया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, बद अच्छा और बदनाम बुरा, मैसेज बहुत खराब हो गया है। कर्णदेव कंबोज के आपने विजुअल्स देखे, वो मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। हाँ, कट के निकल गया, साइड से सैनी ने हाथ बढ़ाया, फिर अल्टीमेटली उनको झेप करके कमर पे हाथ रखना पड़ा। तो ये सारी सिचुएशन कुछ कह रही है। और उससे पहले जो उन्होंने फ़ोन पे कहा कि यार ये मुख्यमंत्री मुझे कह रहे हैं, उनको जिसको अपनी टिकट का नहीं पता, मुख्यमंत्री तो करनाल से कहते, मैं तो करनाल से लड़ूंगा, और हम और आप कह रहे थे लाडवा से लड़ना है, प्रदेशाध्यक्ष ने भी वही कहा लाडवा से लड़ेंगे। तो उसने मुख्यमंत्री की जो अथॉरिटी भी होती है ना, देखिए मुख्यमंत्री फेस है। अमित शाह ओपनली कह के गए करनाल में कि हमारा चेहरा इस चुनाव का नायब सिंह सैनी साहब है। और वही नायब सिंह सैनी की आप दो चीज़ें देखिए, एक तो जो हमने बात की कि मैं तो करनाल से लड़ूंगा और लड़ रहे हैं लाडवा से, तो इससे अथॉरिटी लूज होती है आपकी। और दूसरी बात जो है कि उनको चुनाव की घोषणा हो गई, और वो क्या कह रहे थे 1 घंटा पहले कि हरियाणा में तो समय पे ही चुनाव होगा, जब होगा। अब उसी दिन से लग गया, और सारे घोषणाएं तो सारी जितनी पेंडिंग थी वो रह गई होगी। अब हम आगे आते हैं यहाँ से थोड़ा फ्यूचरिस्टिक। आज की तारीख में आप हरियाणा में क्या देखते हो? आज की तारीख में देखिए, हर पत्रकार का अपना अपना आकलन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा एज है, कुछ लोग कह रहे हैं इतना एज है कि 50 पार हो सकता है, कुछ कह रहे हैं इतना एज है कि 60 पार हो सकता है, कुछ कह रहे हैं बीजेपी की स्थिति इतनी खराब है कि बीजेपी 20 के आसपास टिक सकती है, कुछ कह रहे हैं बीजेपी अधिकतम जाएगी तो 25 जाएगी। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कह रहे हैं। कुछ ऐसे भी हो सकता है कहने वाले होंगे जो मानते होंगे नहीं बीजेपी 30 पार करेगी,
40 पार करेगी अलग बात है, बट जनरली ऐसे ही लोग कह रहे हैं। तो आज की तारीख में आपको क्या लगता है? देखिए अजीत जी, अभी तो फिर वही बात है उस दिन वाली कि पहली बात तो एक सारे कैंडिडेट अभी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट जो दिखता है आज की तारीख में एक न्यूट्रल स्टांस है। उस दिन हमने बात की थी कि डायरेक्ट 1-on-1 इलेक्शन है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब जिस दिशा में ये चुनाव जा रहा है वो स्थिति नहीं है, बदल रही है। जिस तरीके से बीजेपी में बड़ी भारी बगावत हुई है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि कुछ इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे, आप चाहो या ना चाहो वो आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। मल्टीपल इंडिपेंडेंट आए क्या ये भी हो सकता है कि वो उधर आईएनएलडी या जेजेपी की तरफ चले जाए, उससे भी वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल के ऊपर। लेकिन जो कहने का मतलब था, जो उस दिन हम बात कर रहे थे, जब आपने यही सवाल बड़ा स्पेसिफिक पूछा था, उस दिन से आज में कुछ स्थितियां बदली हैं। और वो बदली है कि बीजेपी में इतनी बड़ी बगावत की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, ना बीजेपी ने नहीं की थी, ना हमने की थी। उस दिन लिस्ट भी नहीं आई थी। लिस्ट के बाद आज हम पहली बार इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। आज की तारीख में सूरत हाल ये है कि कुछ सीटें इनेलो की बढ़ सकती हैं, जेजेपी में तो कोई जाएगा नहीं। जेजेपी में वोट जाने का मतलब, टिकट मांगने का मतलब आप समझ सकते हैं। और इनेलो में भी दो तरह के आदमी जाएंगे, एक तो मैनेजमेंट कोटा आपको पता है जो पार्टी की भी मदद कर दे, और एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम भी होती है, मालदार मैनेजमेंट कोटा। हाँ, वो मालदार आदमी, मैं थोड़ा साफ कहा, पैसे बहुत लगते हैं, बहुत पैसे चाहिए। मैनेजमेंट कोटा, उसमें चले जाएंगे कुछ लोग जिनका अपने हल्के में ठीक ठाक जुगाड़ है, वोटों का भी जुगाड़ है, अपनी सीट पर भी खूब खर्च कर दें, थोड़ा बाकी थोड़ा आपको भी चंदा चुटकी दे देंगे। और कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। देखिए दो तरह के प्रत्याशी पार्टी लड़ाती है, एक तो जो आत्मनिर्भर है, जो आपसे फाइनेंस नहीं मांगते, और एक वो भी है जो आपको भी फाइनेंस कर देते हैं। तो वो दोनों तरह के जीव जो है हरियाणा में बहुत है। हरियाणा में आज गाड़ी देख रहा था, मैं भी दिल्ली आया जब, अरे साहब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मैंने तो कभी मतलब उस शक्ल में, यहाँ खड़ी है 100 गाड़ियाँ खड़ी। तो इसका मतलब संसाधनों की दिक्कत नहीं है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और ज़्यादातर लोग इनेलो में जा सकते हैं। और जो सूचना आ रही है, अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में किसी तरीके का अलायंस की सूरत जो बिगड़ती दिख रही है, अब पता नहीं वो सुधार पाएंगे या नहीं, तो बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं। अब उस पर आने ही वाला था। उसमें जा सकते हैं। अगर वो आए तो फिर हरियाणा में क्या होगा कि फिर भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। लेकिन जो हम बार बार बात करें ना, कांग्रेस बीजेपी, वो सूरत नहीं रहेगी। मल्टीपोलर कंटेस्ट होंगे और मुझे लगता है कि 7, 8 और 10 तक भी या तो इंडिपेंडेंट आ जाएंगे या आईएनएलडी के आ जाएंगे। जेजेपी की मुझे गुंजाइश अब भी नहीं दिखती। जेजेपी की गुंजाइश इनको नहीं दिखती है। अब एक बात हो गई कि कांग्रेस और बीजेपी ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन दोनों के बीच दो छोटी पार्टियां हैं। हालांकि मैंने एक बार छोटी पार्टियां लिख दिया था तो कुछ आईएनएलडी के सपोर्टर नाराज हो गए कि छोटी पार्टियां क्यों कह रहे। भाई अगर आपकी सीट सिर्फ एक है, वोट लोकसभा में 2-2.5% के नीचे सबका हो गया, नहीं हाँ मान ली सबका बोल दिया मिला के मैंने, और उसके बाद सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बल्कि जमानत जब्त होने में भी एक रेस्पेक्ट रहती है, 1/6 तो आता है, 15-16% तो आता है, यहाँ तो नोटा से भी कम मिले। तो आप उस चुनाव के हिसाब से वही कहते हैं। और ये लगातार अगर 2-3 चुनाव का किसी का परफॉर्मेंस हो, खैर तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट कांग्रेस और बीजेपी में है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आईएनएलडी और जेजेपी दो पार्टियां हैं। आईएनएलडी की एक सीट है, जेजेपी तो सरकार में रही है, 10 विधायक कला के साथ भाग गए, अब नए 3 रह गए। और उसके बाद उनका गठबंधन है आज़ाद समाज पार्टी से जेजेपी का और इन लोगों का बीएसपी से। इन सब के बीच एक आम आदमी का फैक्टर। आम आदमी पार्टी लगातार 5 साल से चुनाव की तैयारियां कुछ इलाकों में कर रही थी, लगातार दावेदारी जता रही थी। 5 दिन पहले पहली बार खबर, पहले तो 15 दिन पहले कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आउटराइटली रिजेक्ट किया कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोगों के इंटरव्यू में भी ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद 5 दिन से 6 दिन से डेवलपमेंट शुरू हुआ कि मीटिंग राघव चड्ढा और पाठक की हो रही है, संदीप पाठक की, और 5 सीट कांग्रेस दे सकती है, वो 10 मांग रहे हैं। अब कल से आ रही है कि नहीं सीट पे बात नहीं बन रही है, तो आम आदमी पार्टी हो सकता है 40-50 सीट पर उतर जाए, ज्यादा पर भी उतर, 90 पे उतरेंगे, वो 90 पर भी उतर सकते हैं। तो अब उससे क्या स्थिति बिगड़ सकती है, या क्या ये पैचअप हो जाएगा? अभी पोस्चरिंग है, बार्गेनिंग है, कई बार बार्गेनिंग के लिए वैसा होता है। एग्जैक्टली, अभी प्रेशर टैक्टिक्स है और वो मोल भाव है, बार्गेनिंग जिसको आप कहते हैं। हकीकत में सिचुएशन अजीत जी क्या है कि अगर देखिए जब भी आप अलायंस करने पे चलते हैं ना, तो आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपकी पिछली अचीवमेंट्स क्या है, विज़ आज की तारीख में सूरत हाल क्या है, और उन दोनों को मिक्स करके कहीं एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। 2019 का जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 46 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनको वोट मिले 0.48% और नोटा को मिले 0.53%। तो अब आप सब पे सारी सीटों में जमानत जब, तो ऑब्वियसली कहने की बात नहीं। अब वो कह रहे हैं कि साहब हमें 10 सीट दे दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, 10 सीट आपने बार्गेनिंग, आप 20 भी मांग सकते हैं।
और वो कह रहे हैं कि पंजाब बॉर्डर, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, तो पंजाब बॉर्डर के साथ लगती है हमें सीटें दे दीजिए, मीनिंग देर बाई अम्बाड़ा की, कुरुक्षेत्र की, करनाल तरफ, फतेहाबाद वाली साइड, हिसार वाली साइड और सिरसा वाली साइड जो पंजाब की एडजेसेंट बेल्ट है, जींद का भी कुछ पोर्शन जो खनौरी के साथ लगता है, तो उस तरह की वो सीटें मांग रहे हैं। अब उस पर आपत्ति रणदीप को भी है, उस पर आपत्ति शैलजा को भी है और उस पर आपत्ति हुड्डा साहब को भी है। और सबसे बड़ी बात, नंबर्स की बात करें, जब 10 मांग रहे हो आप तो हाईकमान को भी है उस एक्सटेंट पे। हाईकमान 4 से 5 तक तैयार था, वहाँ तक समस्या नहीं थी, लेकिन कल रात से जो खबर आ रही है कि दोबारा से मैसी हो गया है और बात नहीं बन रही है। लेकिन ये पता आपको एक एक पल की सूचना किस तरह की चीज़ें बदलती हैं। राहुल जी का एक मैसेज आएगा बाहर से, करना है या नहीं करना, जो भी। अब जैसे आपने देखा सपा ने विड्रॉ कर लिया, अखिलेश ने ट्वीट कर दिया कि हमें सीट नहीं चाहिए, हमें तो भाईचारा चाहिए, दोस्ती चाहिए, एंटी बीजेपी वो चाहिए। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी देखिए मानेगी नहीं। आम आदमी पार्टी तो चुनाव भी लड़ेगी, सीटें भी मांगेगी, ये नहीं देंगे तो 50 पर नहीं मानेंगे वो। देखिए वो नेशनल पार्टी का स्टेटस ऑलरेडी अचीव कर चुकी है आम आदमी पार्टी, तो जब उनका कांग्रेस पार्टी से अलायंस नहीं होगा तो वो एक फॉर्मिडेबल अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे और वोट शेयर तो कम से कम बढ़ाने की कोशिश ही करेंगे। 0.48 तो कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो इस बार वो चाहेंगे कि 2-4% आ जाए वोट। और फिर वही बात है कि उनके पास कौन जाता है, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम वाले जाते हैं या मैनेजमेंट कोटे वाले जाते हैं या किस तरह के लोग जाते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट होते ही कांग्रेस को खतरा हो जाएगा कि उसके बागी वहाँ जा सकते हैं, उनको एक और विंडो खुल जाएगी जो अभी तक इनिशियली नहीं दिख रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में आम आदमी पार्टी डेस्परेट है कि हो जाए तो अच्छा। जैसे संदीप पाठक ने कल कहा कि जो हमें हल्के से ले रहे हैं वो गलतफहमी में है, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उस तरह का जो सिचुएशन है उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये फाइनली आज शाम तक किस दिशा में ऊँट करवट लेता है। अलायंस होगा तो एक स्थिति है, अलायंस नहीं होगा तो दूसरी स्थिति है। ये निश्चित है कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो नुकसान बीजेपी को भी होगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांग्रेस हो, लेकिन ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होने की उम्मीद है आम आदमी पार्टी अगर इंडिपेंडेंट लड़ती है तो। हाँ, तो कांग्रेस को होने का है तो वो कितना नुकसान वाली कहानी है। जैसे मुझे किसी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सर्वे कराया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी 50 सीट 60 सीट पर चुनाव लड़ती है, जितने पर भी लड़े, उससे कांग्रेस को कितना फायदा। ये मोल भाव कर रहे हैं, मोल भाव नहीं, ये असेसमेंट कर रहे हैं, सही शब्द असेसमेंट है, ये आकलन कर रहे हैं कि अगर हमने गठबंधन नहीं किया आम आदमी पार्टी से तो कितनी सीट पर कितना डेंट, कितना हमारे विधायक को हार सकते हैं या कहां हमको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कि हम हार जाएं, मतलब वोट ले लें लेकिन हम जीत सकते हैं। तो ये सर्वे कराया गया, किसी ने बताया, और उस सर्वे से उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम 5 तक दे दें ठीक है, लेकिन 10 या उससे ज़्यादा की बात नहीं मानेंगे। वो सामने लड़ें तो भी हमको इतना नुकसान नहीं है कि 10 सीट हार जाएं, ऐसा ये कुछ अजीत जी 5 फुल एंड फाइनल है, 5 से ऊपर कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। एच दी मैक्स अगर राहुल गांधी की भी इंटरवेंशन, क्योंकि वह डलास में है, अमेरिका में है, उनकी इंटरवेंशन भी आ गई तो आज भी मेरी सुबह आपके पास आने से पहले 1-2 नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा हाईएस्ट पॉसिबल नंबर जो आम आदमी पार्टी के लिए पॉसिबल है दैट इज़ नॉट मोर देन 7। और मुझे लगता है 7 पे आम आदमी पार्टी मान भी जाएगी, क्योंकि आप ये देखिए, आप 90 पे लड़े, एक भी नहीं आई, और 7 पे लड़े या 1-2 आ गई बाई डिफ़ॉल्ट, तो वो एक बड़ी चीज़ है। आप हरियाणा के अंदर एक फुट होल्ड चाहेंगे किसी न किसी रूप में, तो वो दोनों के लिए विन विन पोजीशन है। अगर 5 या 7 पे अलायंस होता है तो 7 से ऊपर कांग्रेस नहीं देगी, ये निश्चित है, ये मान के चलिए। तो अच्छा, जो आज की सिचुएशन है, अगर उस सिचुएशन में हम आज की तारीख में एनालिसिस करें, ये भी होता है, देखिए चुनाव में आखिरी हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बार आखिरी 4 दिन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैंपेन के पहले का 3-4 दिन। तो आखिरी हफ्ता मान लीजिए वोटिंग से 7 दिन पहले, उस समय बहुत बार चुनाव का रुख पलट जाता है, किसने क्या बयान दे दिया, किसका बयान किस पार्टी के लिए डैमेजिंग हो गया। जैसे किसी ज़माने में बिहार में चुनाव के समय मोहन भागवत का बयान आ गया था और उसने चुनाव की दिशा बदल दी। तो आखिरी दौर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसका चुनाव उठा, किसका बैठा, वो सब। तो अभी वक्त है, आज हम हैं 8 तारीख में, 5 तारीख को चुनाव है, तो वक्त है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में, तो आज की तारीख के असेसमेंट में वही सवाल फिर मैं कर रहा हूँ कि आज की तारीख में आप कहाँ बीजेपी को, कहाँ कांग्रेस को देखते हो आज की तारीख में गिवन सिचुएशन में? अजीत जी, सवाल तो फिर वही बात है कि मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि टिकटें फाइनली नहीं आई हैं। लेकिन जो आज ग्रास रूट पे रियलिटी दिख रही है और जो भाजपा में टिकटों के बाद, खासतौर पे फर्स्ट लिस्ट के बाद, 67 की लिस्ट के बाद जिस तरह का रिएक्शन आया है या आपके लहर आई है बगावत की, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इनिशियल नैरेटिव ख़राब हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि इन हालात में 67 सीटें ये जो डिक्लेयर की हैं प्लस जो 23 आनी हैं, उसमें जो सूरत हाल मुझे दिखता है, और ये मैं अकेले अपने असेसमेंट पे नहीं कह रहा, उसकी एक इंटरेस्टिंग सोर्स भी है, मैं भी बताऊंगा आपको।
उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, कल का नैरेटिव क्या होगा, सूरत हाल क्या होगा, इश्यूज क्या होंगे, कांग्रेस क्या क्या गलतियां करेंगी, वहाँ कितनी बगावत होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें क्रॉस नहीं कर रही एज ऑन डेट। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। एज ऑन डेट। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कोई कुछ कहता रहे, मतलब 15 सीट आप अगर कह रहे हैं तो उस हिसाब से जिस बीजेपी को 40 सीट मिली 2019 में, वो 40 से 15 पर आ रही है। मतलब बहुत बुरी तरह से आज की तारीख में बीजेपी बहुत पीछे है। अजीत जी, इसके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड चाहिए, आपके पास सारे कागज रखे हैं। 2019 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, कांग्रेस बीजेपी को मिली 56% वोट। जो मई में चुनाव हुआ था, याद होगा आपको। और 4 महीने बाद अक्टूबर में चुनाव हुआ और बीजेपी की वोट कहाँ गई? 20% वोट। 4 महीने में 20% का स्लाइड। वो पुलवामा भी वहीं था, मोदी जी भी वहीं थे, सारे फैक्टर्स वहीं थे। हरियाणा में कारपेट बॉम्बिंग भी मोदी जी कर रहे थे। 20% का लॉस 4 महीने के अंदर हुआ था। तो आप इस बात से हैरान मत होइए कि 40 से 15, इससे भी नीचे आ जाए तो भी मैं हैरान नहीं हूँगा। अच्छा। हाँ, सूरत हाल ये है। कल मेरी किसी आरएसएस के व्यक्ति से बात हुई, मुझे पता था आप आज करोगे इस बात पे जो सारी बात, तो मैंने उनसे वैसे पूछा। मैंने कहा साहब बाकी तो ठीक है, अपनी तो बताते नहीं है। मैंने कहा जी कांग्रेस की जो सीट आई है 32 टिकट, इस पे आपका क्या कहना है? तो उन्होंने ऐसे सिरसा पकड़ के मुझे कहा कि इसमें से तो 25-26 तो उनकी आ गई। तो मैंने कहा अगर 32 में से उनकी 25-26 आ रही तो आप क्या लेंगे फिर? उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, जबकि ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, मतलब 32 की लिस्ट जो कांग्रेस की आई है उसमें कह रहे 25-26 आरएसएस का व्यक्ति कह रहा मैं और आप नहीं कह रहे। तो फिर मैंने कहा उसको, मैंने कहा जी अगर उनकी 32 में से 25 या 26 आप दे रहे हैं तो फिर तो 90 में से कितनी होगी उनकी? तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी हालत बहुत ख़राब है, इस स्थिति में मैं अभी बात करने की स्थिति में और आगे नहीं हूँ। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जो 32 टिकटें कांग्रेस की आई है अभी, इनमें अगर आप कैंडिडेट वाइज चाहे मैं बात कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस लिस्ट में से कांग्रेस पार्टी 22 से 23 मेरे आकलन में ऊपर जीतेगी 32 में से, लेकिन आरएसएस कह रही है 25 और 26 जीतेंगे। अच्छा, तो मान लीजिए 31 सीट है, इसमें आप ये बता सकते हैं कि लूजर कौन हो सकता है जो कमजोर वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक नहीं रहेगा। हाँ। वो ठीक नहीं रहेगा। वो फिर उसमें ये हो जाएगा कि पार्टी पहले बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन जो इसमें अगर आप देखेंगे ना, देखिए एक चीज है। अच्छा, मजबूत सीट बता दीजिए एकदम एक रॉ में कि एकदम क्लियर है। नहीं, ठीक नहीं रहेगा जी। अच्छा, वो जब आप 5 तारीख को जब आप बिठाएंगे ना मुझे यहाँ पे, जब पोलिंग हो जाएगी, तो फिर मैं 90 की 90 बता दूंगा आपको सारी की लिस्ट लेके बैठेंगे अपन। जैसे आपने उस दिन एडवर्टीजमेंट का पोस्टमार्टम किया था, ऐसे ही हम एक नए तरीके से सीट लेकर के बैठेंगे और सीट वाइज अपन बात करेंगे। वो अथॉरिटी के साथ कोई बात नहीं, और उसको आप मिला भी लीजिएगा। अब जो स्थिति आपने कही ना, ये क्यों है? इसका सीधा कारण ये है कि नैरेटिव खराब हो गया है बीजेपी का। फर्स्ट गो के अंदर जैसे ही टिकटें आई, हुआ क्या कि इतनी बड़ी बगावत, जो सबसे डिसिप्लिन्ड पार्टी है, जिसका अंदर एक पूरा काडर है, और काडर की आपने हालत क्या कर दी है। अगर मैं आपको, कल मैंने एक लिस्ट भेजी है इंटरेस्टिंग आपको, 67 की लिस्ट आई है। लोग दावा कर रहे हैं कि 39 लोग परिवारवादी हैं, लेकिन उनमें से 4 को हटा दो, वो छोटे परिवारवादी हैं। जिला परिषद और ब्लॉक को मैं नेता नहीं मानता। उनमें से 35 लोग ऐसे हैं 67 में से जो परिवारवादी हैं। और मोदी जी आपको पता ही है परिवारवाद के इतने घोर खिलाफ है। वो भारतीय जनता पार्टी की हालत। एक पैरामीटर्स की बात करें, काडर की बात करते हो आप, काडर के अंदर देखिए आपने, जब उसमें से जो 67 की लिस्ट है उसमें से 25 से 26 लोग आपने इंपोर्टेड आइटम लिए हैं हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में। भाई 6 तो ऐसे जेजेपी से आए, 48 घंटे के अंदर टिकट दे दिया आपने उनको। तत्काल इमीडिएट कोटे में। तो वैसी सूरत जो है ना, वो एक डेस्परेशन दिखाती है। और वो डेस्परेशन क्या है कि मैं एक तरफ तो कहता हूँ कि मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की भी सबसे बड़ी पार्टी, हरियाणा जैसी छोटी स्टेट, केवल 90 सीटें हैं। उनमें से आप उन 90 सीटों में से भी आपके पास 90 कैंडिडेट 10 साल के शासन के बाद नहीं है। और आप कहते हो मेरा तो जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, मेरे तो पन्ना प्रमुख भी हैं, पन्ना प्रमुख हैं, लेकिन प्रत्याशी नहीं है। व्हाट डज इट शो? इट शो। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और देखनी पड़ती है अजीत जी। अब जो ये बगावत हो रही है चाहे कांग्रेस में, उनमें से बीजेपी में कितने जा रहे हैं, वो एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जेजेपी में कितने जा रहे हैं? अभी तक आपने सुना कि वो फला आदमी जेजेपी में चला गया, एक का नाम बताइए मुझे। क्योंकि जेजेपी लॉस्ट नैरेटिव। जैसे ही अपन पहले बात करते थे कि 10 में से 3 रह जाएंगे, तो 3 ही रह गए, तो वहाँ कोई नहीं जा रहा है। जेजेपी बुलाएगी तो भी नहीं जाएगा। नहीं, वो तो हो सकता है 12 तारीख को नामांकन है, उस समय तक किसी को लड़ना हो, टिकट नहीं मिल रहा है, तो चलो इंडिपेंडेंट की बजाय जेजेपी से टिकट ले लो। अजीत जी खतरा है उसमें। तमाम लोगों से बात करो आप, हरियाणा में आप आओगे पूछो, जेजेपी में जाके किस लिए खुश नहीं इस बार कि खट्टर का नाम साथ जुड़ा हुआ है और चिड़ खट्टर से है। तो ऐसी कोई थोड़ी है कि दुष्यंत चौटाला बदल गए हैं या पार्टी बदल गई है या उनकी नीतियां बदल गई हैं। एक स्वाभाविक बदले की भावना के इन्होंने हमारा जो पिछला मैंडेट था उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। तो एक ये पॉपुलर परसेप्शन जो बनी है उसका जेजेपी को बड़ा भारी नुकसान उस रूप में है।
आम आदमी पार्टी के साथ उस तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो जीतने की स्थिति में हारने के एक अलग पक्ष है। इनेलो के साथ अपेरेंटली, हालांकि सबको पता है कि वो भी नेचुरल लड़ाई बीजेपी की ही है, लेकिन जिस तरीके से अभय सिंह ने, आपको ध्यान होगा जब किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन लड़ा, फिर आए, पूरे देश में इकलौते ऐसे थे वो जिन्होंने एमएलएशिप से अपनी नौक छोड़ा। वो भी एक ही सीट थी, एक ही सीट थी, रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था और सर्वाइवल का पता चलता दोबारा हार जाते तो पार्टी हमेशा होती बिना एमएलए, विधानसभा में एमएलए बड़ा चैंपियन बन के आपने किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया और हार गए जी। वो बहुत बड़ी चीज होती है, सुसाइडल था दरअसल, वो कैलकुलेटेड रिस्क था। हाँ। और अब मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ी खबर आप ब्रेक कर दूं अगर आप कहें तो, मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव के अंदर विनेश का आपने जिक्र किया कि हॉट सीट होगी, स्वाभाविक है, सारे देश में सबसे सॉट आफ्टर सीट होगी। मुझे लगता है अगर सबसे इंटरेस्टिंग सीट इस चुनाव में कोई हो सकती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वो उचाना हो सकती है। उचाना में क्या होगा अंदाजा बता दूं, वहाँ दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो ब्रजेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे उधर से, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे जो अभी एमपी थे हिसार से। सबसे इंटरेस्टिंग चीज वहाँ खेल होने जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला वहाँ फार्म भर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा था तो दो चीजें उन्होंने कही कि हाँ मैं भी भर सकता हूँ, लेकिन एक और बात कही जिसका अभी तक मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, अगर अनुमति मिल गई तो ओम प्रकाश चौटाला भी लड़ सकते हैं। नहीं मिलेगी, वो संवैधानिक एक प्रक्रिया है। आपको जितने साल की सजा, 6 साल से ऊपर की सजा है तो नहीं मिलेगी। उसमें वो अनुमति, वो तो सब एक पोस्चरिंग होती है। और चौटाला साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, ही इज ऑलरेडी 89 और उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में। बट अभय सिंह लड़ेंगे, वहां लड़ सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बम फूटेगा। 11 तारीख को वो नॉमिनेशन भर सकते हैं, मैं तारीख भी बता रहा हूँ आपको। 12 तारीख को इलाहाबाद में फार्म भर रहे हैं वो। अगर उन्होंने वहां पर फार्म भरा 11 तारीख को, देखिए कोई बहुत महान काम नहीं होने जा रहा है। दुष्यंत कोई चैलेंजर नहीं है, दुष्यंत कोई सरकार बनाने की दिशा में नहीं है, दुष्यंत कोई लीडर ऑपोजिशन बनाने की दिशा में भी नहीं, लेकिन देवीलाल परिवार का महाभारत उचाना में हो सकता है। क्यों? असली लिगेसी पे दावे की बात है कि असली लिगेसी चौधरी देवीलाल की तब तो चौटाला साहब के पास है। उस पे क्लेम अजय सिंह भी करते हैं और अभय सिंह भी करते हैं। और उचाना वो सीट है जहां 5 बार जहां से चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के विधायक रहे थे, लेकिन 99 में अगर मुझे याद है ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को हराया और दुष्यंत ने उनकी पत्नी को हराया। जी जी, प्रेमलता को हराया, चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी को। इस बार कहा जा रहा है चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे जो बृजेंद्र सिंह, जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, उनको इस बार कहा जा रहा है कि वहाँ, हालांकि टिकट उनका पहली लिस्ट में होना चाहिए था, ऐसा लग रहा था, उचाना कन्फर्म है, लेकिन नाम उनका अटका, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते। तो एक तरह से हॉट सीट। सर उसमें और जोड़ लीजिए, आपने 99 की बात की, 2009 में भी चौटाला साहब उचाना से एमएलए थे। हाँ। उचाना और इलाहाबाद दोनों से लड़े थे, इलाहाबाद छोड़ी थी और तब अभय सिंह इलाहाबाद से आए थे। चौटाला साहब खुद भी उचाना। और आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो जुलाना हो, चाहे वो जींद हो, चाहे वो उचाना हो, ये देवीलाल जी का हॉट एक वो रहा है, पूरे का पूरा प्रभाव क्षेत्र रहा है। और इसमें देर सवेर तक लगा, नरवाना इवन नरवाना में चौटाला साहब एमएलए रहे, एक बार जीते एक बार हारे, लेकिन वो पूरा एरिया कहीं ना कहीं उनकी कोर वोट बैंक का हिस्सा है। अब जो अभय सिंह के पास, उनको ये पता है कि इस चुनाव में ना तो लीडर अपोजिशन बनने जा रहे हैं ना कुछ, वो देवीलाल, इसके पीछे कुछ और मत समझिए आप, ये बिल्कुल प्लेन स्पीकिंग है। चौधरी देवीलाल की लेगेसी को इस चुनाव में आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा चौटाला साहब के लाइफ टाइम में। नहीं, मैं तो अभय सिंह चौटाला से मैंने सवाल भी पूछा कि आपके लिए डू और डाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस बार आप साफ हो गए, तब आप लगातार 2 चुनाव में एक सीट पर आ जाए, दूसरे में साफ हो जाए, तो आपको उठने में 5 साल बाद क्या होगा पता नहीं, कहां से आप उठेंगे, कहां से शुरू करेंगे। एज भी बढ़ती है, एज बढ़ जाएगी, तब तक ओम प्रकाश चौटाला 94 के होंगे, क्या अवस्था होगी उनकी। लेगेसी को आप टेक ओवर करने लायक 5 साल माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। ये सारा खेल जो है ना अजीत जी, ये हरियाणा की पॉलिटिक्स नहीं, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का फैसला इस चुनाव के अंदर उचाना से हो सकता है। मैं ये खबर बताना चलिए, अब दूसरी बात आखिर में कि कांग्रेस बीजेपी के लिए तो आपने कह दिया कि आपके हिसाब से आज की तारीख में बीजेपी 15 सीटें के आसपास जीती। कांग्रेस के लिए आज की तारीख में क्या देखते हैं, जिस कांग्रेस को पिछली बार 31 सीटें मिली थी? देखिए अजीत जी, जो पिछली बार हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है और फिर बीच में कोई नहीं है। अब जो सूरत हाल मुझे दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में 60 के आसपास है। दैट कैन बी 2 प्लस 2 माइनस। आज की तारीख में ये खड़ी, क्योंकि टिकटें उनकी भी अभी 32 आनी बाकी। जो पहले लिस्ट से जो आप आकलन निकाल सकते हैं, क्योंकि 32 आई हैं। मैंने आपको कहा कि आरएसएस तो कह रही है 25-26 जीत गए, मैं कह रहा हूँ 20-22 जीते हैं।
अभी उनकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे फोपा भी करेंगे वो, बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी बगावत होंगी, बहुत सारी पैकेज डील पर्दे के आगे होंगी, पर्दे के पीछे होंगी। आज की तारीख में क्लियर कट एडवांटेज विदाउट एनी डाउट, डिसाइसिव एडवांटेज आज की तारीख में कांग्रेस के पास है। 58 से 60 सीटों के आसपास, 58 भी हो सकती है, 62 भी हो सकती है, आज की तारीख में सकते हैं। चलिए, तो हेमंत अत्री साहब से हमने एक मुकम्मल तस्वीर समझने की कोशिश की। हम दोनों लोग आज की तारीख पर बार बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि चुनाव वोटिंग के पहले 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में भी बहुत दिशा बदल जाती है बहुत सारी सीटों पर। और अभी तो यहाँ सीटों का ऐलान पूरी तरह से नहीं हुआ। बीजेपी की 67 सीट, कांग्रेस की 31 और 32 आई है, तो अभी बहुत सीटों का ऐलान बाकी है। 12 तारीख नामांकन पर्चा वापस करने की आखिरी डेट है। तब तक क्या होता है, तो बहुत कुछ उसके बाद कैंपेन चलेगा, मोदी जी की सभाएं होगी, अमित शाह की होगी, राहुल गांधी, तो बहुत कुछ दिशा उसके बाद आखिरी दौर में तय होगी। तो हम लोग ये बार बार बात करते रहेंगे और उससे जो तस्वीर दिखेगी वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। और कल से मैं हरियाणा में चुनावी सभा, चुनावी यात्रा, चुनावी गणित को समझने के लिए हरियाणा की यात्राएं शुरू करूंगा। आज जुलाना में विनेश फोगाट थी, अफसोस है कि आज मैं जा नहीं पाया, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का इंटरव्यू कल मैंने किया था, उसको एडिट में लग गया, तो आज जा नहीं पाया, वरना आज भी वहाँ होता जुलाना में। तो हमारे साथ आप लगातार वहाँ की ज़मीनी हकीकत और बीच बीच में अत्री जी के साथ कभी यहाँ कभी इनके रोहतक में, जहाँ भी होगा हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। लगातार हरियाणा के बारे में कवरेज, क्योंकि हमने यही सोचा कि जहाँ चुनाव हो वहाँ की हर तरह की तस्वीर समझने के लिए अगर किसी YouTube चैनल पर आप आना चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।